देखिए, सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल में प्रतिबंधित मांस लाने के मामले में विभाग ने 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षकों में हेडमास्टर अख्तर अली, शिक्षक मोहम्मद इमरान, अनवर अली, शिक्षिका सूफिया खातून तथा हिना कौसर शामिल है। डीओ मदन राय ने सभी शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया है। बता दें कि मामला राजपुर के उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय का है, जहां 10 किलो आपत्तिजनक मांस बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के कुछ शिक्षक ये मांस लेकर आए थे और अलमारी में रख दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कई दिनों से शिक्षक हर रोज स्कूल में मांस बनाते थे, खुद खाते थे और वही मांस बच्चों को भी खिलाते थे। और जब ग्रामीणों ने देखा तो स्कूल पहुंचकर जांच करने लगे। इस दौरान स्कूल में मांस बरामद हुआ। सूचना मिलने पर डीएम सहित एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और 2 शिक्षिका सहित 5 शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। देखिए, बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं, जहां स्कूल में प्रतिबंधित मांस बनाने का मामला सामने आया है और इस मामले में अब 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। 2 शिक्षिका इसमें शामिल है। इसके अलावा 3 शिक्षक भी आरोपी बनाए गए हैं। ये कि कौन लाया है? कौन लाया है? उस व्यक्ति का नाम बताओ, कौन लेके आया है? मेरे गांव में तो खुद ही होता है, तो हम यहाँ काहे खातिर लाए? तो कौन लाया? भगवान ला दिए हैं? तुम लाई हो, ठीक है। अपना नाम बताओ। नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका जी? अरे नाम क्या है इसका? कोई नहीं बोलेगा। और हमारे संवाददाता अजीत इस पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, बताइए, कैसे पता चला ग्रामीणों को कि स्कूल में ये प्रतिबंधित मांस खिलाया जा रहा है बच्चों को? तो देखिए, बड़ी खबर सासाराम से है, जहां पर स्कूल में प्रतिबंधित मांस पकाने का आरोप लगा है और ये आरोप है कि जो शिक्षक थे वही प्रतिबंधित मांस लेकर आए थे और उसे स्कूल में ही पकाया गया और बच्चों को भी खिलाया गया। और इसके बाद जब ग्रामीणों की इसकी सूचना मिली तो उन्होंने स्कूल में पहुंचकर जांच की और वहां पर जब मांस मिला, प्रतिबंधित मांस, तो इसकी सूचना दी गई डीईओ को। डीईओ वहां पर पुलिस के साथ पहुंचे और फिलहाल 5 शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल में प्रतिबंधित मांस की और हमारे संवाददाता अजीत कुमार इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कैसे ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई कि स्कूल में ये प्रतिबंधित मांस बनाया जा रहा है? तो चूंकि अभिभावकों का कहना है, जो ग्रामीण है जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी शिकायत थी कि बच्चे घर में आकर कहा करते थे कि अमूमन विद्यालय में मांस बनाया जाता है और शिक्षक जो है वो हमेशा मांस लाते हैं और मांस विद्यालय में पकाया जाता है। तो इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। तो आज ग्रामीणों ने मुंह बनाया और जब विद्यालय में धारा बोला तो सही में अलमारी में मांस रखा हुआ मिला और 8 से 10 किलो प्रतिबंधित मांस मिला। इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तब पूरे प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गई है। जिलाधिकारी से लेकर एसपी से लेकर तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और छानबीन शुरू किया गया है और तत्काल जो कार्रवाई करते हुए विद्यालय के प्रधान शिक्षक हैं उनको निलंबित किया गया। उनके साथ 2 महिला शिक्षिका और 2 अन्य शिक्षक यानी 5 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई, निलंबन की कार्रवाई हुई है। और इसके बाद जो है विक्रमगंज जी अजीत, आप इस खबर पे नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे थे, जहां पर स्कूल में प्रतिबंधित मांस के मामले में अब 5 शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर बेगूसराय से है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन रजिस्ट्री के दौरान निबंधन कार्यालय में जमकर हंगामा और मारपीट हुआ है। इस दौरान काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी चलता रहा। पीड़ित पक्ष की काजल कुमारी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता के नाम पर करीब पहाड़पुर गांव में 3 बीघा जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री वो अपने 4 बेटियों के नाम कर रहे थे। इसी दौरान उनके रिश्तेदारों ने विरोध जताया और मारपीट शुरू कर दी। ये भी आरोप लगाया गया है कि पहले उनके भाई को मार दिया गया था और अब उन्हें धमकी दी जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। चार बहन है, एक भाई राहुल कुमार था, उसको टॉर्चर करने
उसका दामाद जब भी देखिए मेरा क्या गलती है, मेरे पिताजी हमको लेकर आप लोग के साथ मारपीट हुआ है? देखिए भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां के नवगछिया के कदवा थाना क्षेत्र में शौचालय की सेप्टिक टंकी में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। तीनों मजदूरों की मौत दम घुटने के कारण हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक तीनों मजदूर टैंक की सफाई करने गए थे और जहरीली गैस के कारण पहले तीनों एक एक कर बेहोश हो गए और फिर दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। घटना सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद लोगों ने प्रशासन से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है और साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। साथ ही दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग लोग कर रहे हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा मानकों पर भी बड़ा सवाल उठ गया है। साथ ही अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या ठोस कार्रवाई करता है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से मजदूरों की मौत हो गई है और ये पहली घटना नहीं है जब इस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से किसी मजदूर की जान गई हो और अब लोगों में आक्रोश है। सेटिंग में जैसे गैस बने गैस के कारण जैसे ना मौत हो गई। ककरा करा जेलू जगह जाइले दूसरा डोला करे या डोला बगाओ में चले नितिन कुमार और बाप का नाम के जोड़ा ज्यादा और टंकी वाला सेफ्टी वाला काम करे जबरदस्ती न चलाए। जोड़ा यादव के घर में मकान का कार्य चल रहा था, जिसमें कि एक मिस्त्री का और 2 लेबर और तीनों आदमी की मृत्यु हो गया टंकी में गैस की वजह से। नए शौचालय टंकी का निर्माण हो रहा था और लगा हुआ था, उसी में मजदूर काम कर रहे थे। काम करने के दौरान श्रीलंका के 3 मजदूर की मृत्यु हो गई है और तीनों के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो भी इसमें संभव कानूनी प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। बढ़ते आगे और बात करेंगे सियासी खबरों की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। बिहार लौटते ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है। एक अन्य मार्ग में शिष्टाचार मुलाकात की गई है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे और अब वो पटना लौट चुके हैं और पटना आते ही सबसे पहला उन्होंने काम किया है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने का। तो देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते हुए बड़े स्नेह के साथ नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। दिल्ली में कई बड़े बीजेपी नेताओं से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की और दिल्ली से जब वो वापस पटना लौटे तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे से पटना लौट आए हैं और आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये पहला मौका होगा जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि अपने पहली बैठक में सम्राट चौधरी बड़े फैसले ले सकते हैं। देखिए शाम 6 बजे ये कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की ये पहली बैठक होगी और ऐसा माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है कैबिनेट की, उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। और जेडीयू ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। संजय कुमार झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी की लिस्ट जारी कर दी गई है। संजय झा को फिर से कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और वो इस पद पर पहले से भी थे। और ये लिस्ट देखिए आपके सामने, नीतीश कुमार जो कि पार्टी के अध्यक्ष है, इसके बाद दूसरा नाम है संजय कुमार झा का, सांसद है और वर्किंग प्रेसिडेंट उन्हें इस लिस्ट में बताया गया है। और ये जानकारी आपके साथ लगातार हम साझा कर रहे हैं। बता दें कि संजय झा इस पद पर बने रहेंगे। वो पहले भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे। संजय झा को फिर से ये पद बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें एनडीए के बेहतर परिणाम लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के इनाम के तौर पर देखा जा रहा है।
संजय झा की एनडीए के सभी घटक दलों में बेहतर तालमेल बिठाने में भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। चाहे टिकट का बंटवारा हो या फिर उम्मीदवारों का चयन, उनकी भूमिका इस पूरे चुनाव में काफी महत्वपूर्ण रही। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस टीम में कुछ बदलाव भी देखा जा रहा है, जो जेडीयू के लिहाज से बहुत ही अहम है। वशिष्ठ नारायण सिंह को उनकी जगह पे अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। भगवान सिंह कुशवाहा की जगह रमेश कुशवाहा को जगह मिली है। निवेदिता कुमारी को सचिव की जिम्मेदारी मिली है, जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं। वहीं रविंद्र सिंह को सचिव बनाया गया है, जो इस टीम में नए चेहरे हैं। और जेडीयू नेता निशांत कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पिता नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना की और नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद स्पीडी ट्रायल के जरिए कानून व्यवस्था को मजबूत किया और 2006 से 2012 के बीच 70 से 75 हजार अपराधियों को सजा दिलवाई। ये बात भी निशांत कुमार ने याद दिलाई। जी के नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी। पहली बार उन्होंने सबसे पहले विधि व्यवस्था के संधारक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, कानून व्यवस्था ठीक की। पहले लोग शाम को घर से निकलते नहीं थे, समाज में विवाद होता था, सांप्रदायिक दंगे होते थे, पढ़ाई भी कम होती थी, अस्पताल की भी कोई विशेष सुविधा नहीं थी और बिजली भी कम था, सड़क थे तो खराब स्थिति में थे। तो उन्होंने आए पिताजी तो पहले कानून व्यवस्था को ठीक किया। अब प्रेम शांति भाईचारा का माहौल है, पहले डर का वातावरण हुआ करता था। हमारे कुछ समय जो अपराधी थे खूब सजा नहीं दिला पाते थे, लोग गवाही में तैयार नहीं होते थे, तो पिताजी ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम 6 से 12 के बीच में करीबन 70,000 अपराधियों को सजा दी। और देखिए, सियासी खबरों की बात कर रहे हैं। दिल्ली से पटना लौटते ही सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब दिल्ली से पटना लौटे तो पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिले। एक अन्य मार्ग में ये शिष्टाचार मुलाकात की गई है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। और हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं हमारे साथ। कैबिनेट विस्तार होने वाला है, उसको लेकर के जानकारी क्या है, आनंद बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में गए थे और कल उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और कई बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई, संघ के लोगों से मुलाकात हुई। और आज जब वो पटना पहुंचे तो पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे वो एक अन्य मार्ग गए जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का निवास है। वहाँ पे जाके उन्होंने मुलाकात की। एक अच्छी मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है बगैर चुनाव के पहले। तो उसके पहले एक कड़ी मुलाकात भी थी और कई तरह की चर्चाएं भी होने की पूरी संभावना है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं आ पाई है। लेकिन ऐसा तय है कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे हैं और मुलाकात करके अब वहां से रवाना भी होगा। लेकिन ये मुलाकात इस पहले से भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात, प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद सीधे पटना आना और पटना के नीतीश कुमार से मुलाकात करने, यानी कि कई सारी जानकारियां नीतीश कुमार को भी उन्होंने दी होगी और एक अच्छी मुलाकात भी। और इसमें संभावना ये भी जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके पहले ये मुलाकात बेहद। क्या कोई नाम भी सामने आया है कि जब विस्तार होगा कैबिनेट का तो कौन कौन से नए नाम जुड़ सकते हैं कैबिनेट में? नहीं, देखिए, जेडीयू की तरफ से जो पुराने नेता अधिकांश उन्हें रिपीट किए जाने की पूरी संभावना। बीजेपी में कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन फिलहाल नामों की लिस्ट अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन इसका तय है कि जो भी बीजेपी कोटा से जो मंत्री होंगे, बीजेपी में कुछ चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन जेडीयू के अधिकांश चेहरे को ही मौका मिल सकता है। 1 या 2 चेहरे जो पुराने चेहरे हैं उन्हें बदला जा सकता है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का दिल्ली से पटना आना और आके जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना एक संकेत है कि जो भी फैसला होगा उसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की पूरी सहमति होगी और जो भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें कहीं से कोई जीत न हो किसी भी गठबंधन के सहयोग में, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। तो जल्द ही बिहार में कैबिनेट विस्तार होने वाला है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिले हैं और इसे शिष्टाचार मुलाकात भी बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही इसे कैबिनेट विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और
और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी और फर्जी सिम के जरिए आम लोगों की निजी जानकारी चुराकर उसे एपीआई के जरिए विदेशों में बेचता था ये गिरोह। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है और एक दरभंगा का, तो वहीं 2 मुजफ्फरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश से भी इस गिरोह के तार जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइबर फ्रॉड के बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है और 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 21 अप्रैल को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 साइबर अपराधी यहाँ सक्रिय हैं। सूचना उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया था सिटी एसपी के नेतृत्व में, और इस टीम को आगे देख रहे थे डीएसपी साइबर सिग्नाजू जी। त्वरित कार्रवाई करते हुए इस टीम में, जिसमें कि एसटीएफ भी लगातार हमारे साथ काम कर रही थी, ऋषभ कुमार को पकड़ा गया जो कि अहियापुर का रहने वाला है। इसके पास से 4 मोबाइल फोन और एक आईपैड बरामद हुआ। अगली खबर पटना से है, जहां मंगलवार देर रात जयप्रकाश नगर नाले पर काम के दौरान हादसा हो गया, जब पोकलेन मशीन सड़क को तोड़ती हुई नाले में जा गिरी। काफी देर तक मशीन को नाले से निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक पोकलेन मशीन को नाले से नहीं निकाला जा सका है। इस पूरी घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घटना से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां हादसा हुआ है और इस पोकलेन मशीन को अभी तक निकाला नहीं जा सका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था काफी प्रभावित हुई है। राजधानी से बड़ी खबर है, कल देर रात एक बड़ी घटना होते होते रह गई। जयप्रकाश नगर रोड नंबर 3 है और आप पीछे की स्थिति देख सकते हैं। पोकलेन मशीन है, काम करने के दौरान रोड को तोड़ते हुए ये मशीन नाले में गिर गई। ये बड़ा नाला है, इस पर सड़क का निर्माण हो रहा है, राजीव नगर नाला कहा जाता है, और इस पर सड़क निर्माणाधीन है। और उस परिस्थिति में सड़क निर्माण के क्रम में ही ये पोकलेन मशीन के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा था। और स्थिति देखिए कि सड़क को, जो निर्माणाधीन सड़क है, उसे तोड़ते हुए पोकलेन मशीन नाले में जा गिरी है। काफ़ी गहरा नाला है। हालांकि किसी तरह के जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन जो स्थिति है, एक बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि आसपास काफ़ी घनी आबादी है और इस तरह के हादसे और इस तरह के जो निर्माणाधीन जगह होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सुरक्षा की जरूरत होती है। लेकिन स्थिति ये है कि सुरक्षा के मानकों का ख्याल नहीं रखा गया, बशर्ते इस तरह की घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी प्रशासन को दी गई। हालांकि अभी तक पोकलेन मशीन को निकाला नहीं गया है, निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वस्तुतः जो स्थिति है, अभी तक जो पोकलेन मशीन है वो नाले में ही फंसी हुई है और जो निर्माण का काम है वो कहीं ना कहीं बाधित होता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। देखिए, सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस गश्ती व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर के सीताराम चौक पर बुधवार सुबह करीब 9 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त महिला सड़क पर जा रही थी और तभी अचानक पीछे से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चेन छीनने के बाद महिला शोर मचाती रही, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या पुलिस बाजारों में गश्ती नहीं करती? बाजारों की सुरक्षा किसके भरोसे है? ये सवाल भी अब पूछा जा रहा है। बदमाश इस तरह बेखौफ आखिर कैसे हो रहे हैं? और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, कैसे बाइक सवार बदमाश आते हैं और बड़े ही बेखौफ तरीके से महिला के गले से चेन झपट्टा मारकर छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव में इस बार पहली बार नया प्रयोग होने जा रहा है। पंचायत चुनाव में इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा, जिसमें एक साथ 6 पदों के लिए मतदान कर सकते हैं। इसे लेकर मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिलों के राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी भी शामिल रहे। बिहार के पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव में पहली बार एक नया प्रयोग होने जा रहा है। जी हाँ, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो मल्टी पोस्ट ईवीएम के जरिए जो है वो बिहार में पंचायत चुनाव कराने जा रही है। इसी साल लगभग लास्ट के ख़त्म होते होते जो पंचायत का चुनाव है, तमाम विभाग के नगरपालिका में चुनाव है, उसमें एक साथ जो 6 पद होते हैं, मुखिया है, सरपंच है, पंच है और
तमाम जो 6 पद हैं उन सबों को एक साथ ईवीएम के जरिए 6 जो है वो मतदान एक मतदाता जो है वो कर सकता है। और इसे लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है दीपक कुमार, उन्होंने बड़ी समीक्षा बैठक की है और उस समीक्षा बैठक में बिहार भर के जो राज्य निर्वाचन जो पदाधिकारी है सभी जिलों में, उनके साथ एक समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक के ज़रिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से ये जो चुनाव है वो होगा और यहाँ पे चुनाव के ज़रिए कैसे इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो जानकारियाँ मिली हैं उसके मुताबिक इसी साल जो है वो अप्रैल में ही ये जो ईवीएम मशीनें हैं, नया ईवीएम मशीनें जिसमें मल्टी पोस्ट जो ईवीएम है, जो एक साथ 6 लोगों को मतदान किया जा सकता है, वो अप्रैल तक आ जाएगा बिहार में। और जैसे ही अप्रैल में बिहार में आता है उसे तमाम जिलों में भेजा जाएगा और उसे 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रखी जाएगी। माना जा रहा है कि उसका जो फर्स्ट टेस्ट है वो तमाम जो राजनीतिक दल हैं या फिर तमाम जो लोग हैं उनके साथ जो है इसके एक फर्स्ट लेवल जो टेस्ट है वो भी किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर के जो नए जो प्रयोग किए जा रहे हैं इसे लेकर के निर्वाचन आयोग लगातार जो है वो तैयारियां कर रहा है और इस ईवीएम को लेकर के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के को लेकर के भी लगातार कार्रवाई चल रही है। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। और पटना पुलिस की मानवता का एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर पटना पुलिस के प्रति आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा। मंगलवार को गांधी मैदान के पास वीवीआईपी मूवमेंट होने के कारण ऑटो का परिचालन बंद था। एक लाचार पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। पटना यातायात पुलिस ने उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी से पटना जंक्शन तक पहुंचाया और साथ ही ट्रेन के बारे में भी जानकारी दी। दरभंगा से बड़ी खबर है जहां प्रेम विवाह के बाद एक गर्भवती नाबालिग अचानक लापता हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक अहियारी पंचायत की एक लड़की का गांव के ही युवक राजन कुमार के साथ प्रेम संबंध था। 22 दिसंबर 2025 को युवती घर से निकल गई और दोनों ने कथित रूप से कमतौल के एक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद वो कुछ समय के लिए दूसरे राज्य चले गए। शुरुआत में परिजनों ने इस संबंध को स्वीकार करते हुए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। करीब 1 महीने बाद दोनों गांव लौटे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने युवती पर दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती ने अपनी मां को फोन कर बताया था कि वो गर्भवती है और उससे 4 लाख रुपए नकद और 3 भर सोना लाने की मांग की जा रही है। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जा रही थी। 16 अप्रैल 2026 की सुबह युवक के परिजनों ने फोन पर बताया कि युवती घर से गायब है। इसके बाद उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। यहाँ से मेरे बेटी को ले गया अगवा करके मेरे गैर हाजिरी में। कौन ले गया? राजन कुमार, घर गोटा हियारी है ना, और वहाँ से ले गया दूसरे जगह। 1 महीने के बाद आया घर पे, वहाँ पर हमारी बेटी ठीक ठाक रह रही थी और कुछ दिन के बाद ये बात हुआ कि हमारी बेटी की कॉल आया है ना, और हमारा तो होश नहीं है क्या बोले नहीं बोले।